हेलो एवरीवन। आज अभी हेलो जो सर। हेलो। यस सर। अभी कोमल जी ने ऐड कर लिया है। हम्म। तो चलिए हम फिर अभी स्टार्ट करते हैं। जो कैपिटल गेन जो हमने स्टार्ट किया था पहले लास्ट क्लास में, जी। उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू पार्ट में हमने डिवाइड किया था, और कुछ एग्जाम्पशंस के बारे में बताया था कि कैपिटल गेन कैसे कैसे टैक्सेबल होता है और उसमें क्या क्या एग्जाम्पशंस मिलती है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें जैसे हम जो कैपिटल असेट्स है उसमें एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी हमने बताया था कि आज की क्लास में हम कवर करेंगे। हमने बस एग्रीकल्चर लैंड को रूरल और अर्बन के बारे में बताया था, बट उसमें कौन कौन सी कंडीशंस है वो हम देखेंगे आज। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी। अम, ये इनकम टैक्स वालों को पता कैसे लगता है कि इस एग्रीकल्चर लैंड पे मतलब टैक्स लगाया नहीं लगाना है? मतलब कैसे करते हैं ये? मतलब नॉलेज में कैसे आता है? नहीं, एक्चुअल में एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स लगाना नहीं लगाना उसमें कुछ कंडीशंस है। ठीक है, ओके। उसी के ऊपर ही हम आज डिस्कस करेंगे कि किस मतलब कि कौन सा रूरल एग्रीकल्चर लैंड हाँ। मतलब की डेफिनेशन में है, और कौन ओके। सा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में है। रूरल तो एग्जेम्प्ट है ना? हाँ, रूरल तो एग्जाम्प्ट हो गई। और ठीक अर्बन के लिए हमको क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। है। ओके। ठीक है ना, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हमने जो बेसिक्स पढ़ा था उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और एक जो फर्स्ट एग्जाम्पन्स जो मेन एग्जाम्पन्स है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो हम आज कवर करेंगे। तो चलिए ओके। फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि कैपिटल गेन कब लगता है। जब हम कैपिटल असेट्स को सेल करते हैं तो कैपिटल गेन अराइज होता है। और ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टू टाइप का होता है। ठीक है। कैपिटल असेट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था। उस पे कैपिटल असेट्स में जो भी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है, जो असेसी बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज करता है। बट इसमें कुछ एग्जाम्पशंस दे रखी है, एक्सक्लूड कर रखा है कि भी कौन कौन सी कैपिटल असेट नहीं होती है। ठीक है, तो कैपिटल असेट्स का फर्स्ट हमने देखा था कि स्टॉक इन ट्रेड। क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड है वो तो बिजनेस में यूज होता है सेल करने में, जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, कंज्यूमेबल्स स्टोर्स भी बोल सकते हैं। तो वो इसमें कवर होता ही नहीं है बिल्कुल भी। साथ में पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब पर्सनल यूज की कोई भी प्रॉपर्टी होती है, बट वो मूवेबल होनी चाहिए। अब उसमें जैसे फर्नीचर भी इंक्लूड हो गया। ठीक है। और वियरिंग सब अपीयरल सारा इंक्लूड हो गया। बट पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं है, मतलब कि कौन कौन सा पर्सनल इफेक्ट है जिस पे टैक्स लगेगा। तो फर्स्ट तो यही आ गई, ज्वेलरी आ गई। वैसे तो हम पर्सनली यूज़ करते हैं ज्वेलरी को, बट ज्वेलरी जैसे प्रीशियस होती है, तो इसलिए ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं आती और ये कैपिटल असेट्स मानी जाएगी। ठीक है। और साथ में हमने जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारा हमने देखा था। ये तो हमने कैपिटल असेट्स के एग्जाम्पशन में आ गया। उसके बाद एक कैपिटल असेट्स के एग्जाम्पशन में ये है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जो हमने लास्ट क्लास में देखा है, बट आज डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा कैपिटल असेट्स नहीं है। तो उसमें एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल असेट नहीं है। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए हमको क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड सबको दिख रही है अभी। जी सर। इसमें देखिए ये जो लैंड की क्या डेफिनेशन है। ये जो रूरल और अर्बन लैंड अंडर सेक्शन 214/14 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया इसकी डेफिनेशन। इसमें देखिए हमको टू टेस्ट पहले देखने पड़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट टेस्ट तो यही है कि पॉपुलेशन ऑफ एरिया, अगर उस एरिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, अंडर म्यूनसिपलिटी, मतलब जहाँ पर वो लैंड सिचुएटेड है, मतलब जहाँ पर वो लैंड है एग्जिस्ट करता है, उसकी म्यूनसिपलिटी एरिया जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर वो एग्जैक्ट 10,000 और मोर, अगर 10,000 अगर और उससे ज़्यादा है, ठीक है, अगर 10,000 और उससे ज़्यादा है, तो उसमें क्या आएगा, इट इज़ नॉट ए रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। पहले तो हमको ये देखना है कि जिस एरिया में वो जिस एरिया की म्यूनसिपलिटी में वो ज़मीन आती है, ठीक है, लैंड आता है, उसकी अगर 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 10,000 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो क्या आएगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है वो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड।
वो ऐसा मान जहाँ लीजिए पर वो भी दस शहर मान हजार लिया से ज्यादा जाएगा, हो। हाँ वो शहर मान लिया जाएगा वो। ठीक ठीक है, अगर 10,000 से ऐसे मोटा मोटा मान लीजिए कि 10,000 से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो वो रूरल में नहीं आएगा, वो अर्बन में चला जाएगा वो। ठीक है, और नो नीड टू चेक एनीथिंग फर्दर, हमको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, और कैपिटल गेन उस पर अराइज हो जाएगा, कैपिटल गेन उस पर लग जाएगा क्योंकि वो कैपिटल असेट्स आ जाएगी। तो सीधा सही 10,000 से ज़्यादा अगर एरिया में अगर लैंड है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा और कैपिटल असेट्स मानी जाएगी, और वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, अगर 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो हमको एक और चेक करना पड़ेगा कि चलो मान लीजिए 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन तो उस एरिया में नहीं है, बट वो हो सकता है कि दूसरे एरिया में कवर हो रहा हो। ठीक है, अब दूसरे एरिया में कवर हो रहा हो मतलब चेक वेदर दिस इज अदर म्यूनसिपलिटी विच इज अप टू, मतलब कि वो दूसरी शहर की म्यूनसिपलिटी एरिया में अगर कवर हो रहा हो, वो दूसरी शहर की म्यूनसिपलिटी एरिया कैसे चेक करेंगे, अगर जो भी लैंड है वो 2 किलोमीटर में है, मतलब 2 किलोमीटर फ्रॉम लैंड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 टू अप टू 1 लाख, मतलब कि अगर दूसरे शहर की पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख तक है, अगर दूसरे शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से 1 लाख के बीच में है और 2 किलोमीटर के अंडर है वो, अगर वो 2 किलोमीटर के अंडर है तो भी वो क्या हो जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर के अंडर आ गया वो उसके। अब कैसे समझाऊं इसको, देखिए एक, ये देखिए एक मैप सा है, है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 6 किलोमीटर वाला एग्जाम्पल दे रखा है। अब 6 किलोमीटर वाला एग्जाम्पल ये है, अब ये 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, ये किस किस पे अप्लीकेबल है, ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो हमको 2 किलोमीटर देखना है, अब अगर 2 किलोमीटर मतलब जो म्यूनिसपैलिटी है उससे डिस्टेंस हाँ है। हाँ, जो अदर म्यूनसिपलिटी, जो मेन जो म्यूनसिपलिटी है उसका नहीं देखना है, क्योंकि अच्छा। वो तो हमारे फर्स्ट टेस्ट में ही हमने डिसाइड कर लिया, हमने ओके। फर्स्ट टेस्ट में हमने देख लिया कि अगर 10,000 अगर उससे ज़्यादा पे है तो वो तो रूरल हुआ ही नहीं। ठीक है, बट अगर 10,000 और उससे ज़्यादा में नहीं है, ठीक है, मतलब कम में है, 10,000 उसमें कम में है, ठीक है, मान लो कोई भी ज़मीन है आपके पास और वो पतंजलि के एरिया में आती है, मान लीजिए, ओके। ठीक है, तो पतंजलि के एरिया में अगर आती है तो वैसे तो हरिद्वार है, तो हरिद्वार की पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो गई, बिल्कुल। ठीक है, तो हरिद्वार के एरिया में आ गया वो, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, अर्बन हो गया वो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो गया वो। ठीक है, क्योंकि 10,000 की पॉपुलेशन ज़्यादा है हरिद्वार में, वो पतंजलि एरिया हरिद्वार के उसमें आता है, अंदर आ- म्यूनसिपलिटी में आता है। ठीक ठीक है, बट अगर मान लीजिए अगर ये छोटा शहर होता, कोई छोटा शहर मान सकते हो, कोई भी किसी का गांव है मान लो, ठीक है, एक मान लो कोई भी विलेज है छोटा सा, ठीक है, उस विलेज में मान लो कोई ज़मीन है, और उस विलेज की ज़मीन अगर मान लो 10,000 से पॉपुलेशन अगर 10,000 से कम है उसकी, है। ठीक है, 10,000 से कम पॉपुलेशन उसकी, और वो उस गांव में आता है, बट उसके पास एक शहर भी है, 1 सेकेंड, कोई ऐड हुआ है क्या? नहीं, रिमूव हुआ है। वो मीटिंग लीव हो गई उनकी, जो पीयूष थे। अच्छा अच्छा, नहीं अभी म्यूजिक सब रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक गांव है, एक गांव में एक ज़मीन है, वो ज़मीन अगर पॉपुलेशन उस गांव की है 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो उस 10,000 की पॉपुलेशन के मतलब म्यूनसिपलिटी एरिया में आ गया हो, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, अर्बन हो गया, रूरल नहीं हुआ, क्योंकि गांव की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है, गांव की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है, अगर गांव की जनसंख्या 10,000 से कम है तो वो रूरल हो जाएगा, बट उसको एक टेस्ट और पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस म्यूनसिपलिटी एरिया में आता है जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम है, बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरी कोई गांव की म्यूनसिपलिटी एरिया में तो नहीं आता है वो, और उसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो हमको बस डबल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और डबल कंडीशन चेक करने के लिए हमने तो पहले ये देख लिया तो उस गांव की 10,000 से कम है पॉपुलेशन, और दूसरी कंडीशन ये देखनी पड़ेगी कि कहीं वो दूसरे गांव की पॉपुलेशन में तो नहीं आ रहा हो। अब दूसरे गांव की पॉपुलेशन में देखिए 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर,
हमको कंडीशन इन तीनों में से कोई भी कवर हो जाए, या तो उस गांव जो दूसरा गांव है, गांव बी है, वो गांव ए है उसकी तो 10,000 से कम पॉपुलेशन है, ठीक है, बट गांव बी है उसकी 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है और 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, और वो 2 किलोमीटर, उस एरिया के 2 किलोमीटर के अंदर वो आ रहा है नहीं आ रहा। या फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर पॉपुलेशन दूसरे गांव की 1 लाख से 10 लाख के बीच में है और 6 किलोमीटर के अंडर आ रहा है वो। या फिर तीसरी कंडीशन है कि अगर उसकी मोर देन 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है और 8 किलोमीटर के अंडर आ रहा है वो, ठीक है। तो मतलब कि अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन उसकी पूरी हो रही है, या तो वो 2 किलोमीटर के अंदर आ रहा होगा, या 6 किलोमीटर के अंदर आ रहा होगा, या 8 किलोमीटर के अंदर आ रहा होगा, इसका मतलब वो रूरल नहीं हुआ, वो अर्बन हो गया, क्योंकि वो शहर के अंडर आ गया, वो 2 किलोमीटर के अंडर आ गया शहर में, या 6 किलोमीटर के अंडर आ गया। अब कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए एक एग्रीकल्चरल लैंड है ये वाला, ठीक है। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और पॉपुलेशन है 1 लाख से 10 लाख के बीच में, सॉरी 10 लाख से 1 लाख के बीच में। और अब 10 लाख से अब यहाँ पर मान लो 6 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 किलोमीटर का एरिया है, ये 2 किलोमीटर का एरिया भी हो सकता है, 8 किलोमीटर का एरिया भी हो सकता है। तो मान लीजिए एक बार 6 किलोमीटर का एरिया है, ये म्यूनसिपल एरिया है, और ये 6 किलोमीटर का एरिया है। उस 6 किलोमीटर के एरिया के अंडर जो भी ज़मीन आएगी, इस एरिया के अंडर जो भी ज़मीन आएगी, ठीक है, वो मानी जाएगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। इसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, क्योंकि ये म्यूनसिपल एरिया के अंडर आ रही है। और इस एरिया के अंडर मतलब कि ये जो 6 किलोमीटर का एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाहर कोई ज़मीन है वो रूरल में चली जाएगी, वो रूरल में चली जाएगी सारी, ठीक है। तो एनी ऑफ द एबव 3 सिचुएशन ऑफ टेस्ट टू सेटिस्फाइड, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन पूरी हो जाए तो पूरी हो गई कंडीशन, मतलब कि 2 किलोमीटर के अंदर है, या 6 किलोमीटर के अंदर है, या 8 किलोमीटर के अंदर है, तब भी वो नॉट ए रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तब भी वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं हुआ, वो अर्बन हो गया, ठीक है। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तब क्या हो गया? तब वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, उसको ही हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, और वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। जो टेस्ट 2 है अगर इसमें ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो वो रूरल लैंड नहीं है ना? हाँ जी, इसमें जैसे हमने भी बताया था ना कि हम्म, सबसे पहले तो हम वो जो ज़मीन है वो कौन से एरिया के अंदर आती है, पहले तो ठीक हमको है। ये चेक करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। बल ठीक है, अगर उस हम्म, एरिया के पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज़्यादा है हम्म, तो सीधा सीधा वो अर्बन हो गया, ठीक हमको है। कुछ चेक नहीं करना। अगर वो 10,000 से कम है पॉपुलेशन, फिर हम्म, हमको देखना, फर्दर देखना है कि चलो 10,000 से कम है, बट हो भी सकता है कि वो दूसरे शहर के अंदर भी तो आ सकती है वो, हो सकता है कि कोई दूसरा पास में शहर पड़ता हो बहुत बड़ा, ठीक है। ठीक है। अगर दूसरा शहर अगर उसके पास में पड़ता है और उसकी पॉपुलेशन 10 लाख, 10,000 से 1 लाख है, तो वो 2 किलोमीटर के अंदर आता है, मतलब वो जो ओके। दूसरे शहर की म्यूनसिपलिटी एरिया के 2 किलोमीटर के अंदर अगर वो ज़मीन आती है, तब भी वो रूरल नहीं मानी जाएगी, तब भी माना जाएगा कि वो शहर में ही है, ठीक है। अगर वो उस दूसरे शहर की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, और वो 6 किलोमीटर के अंडर में आता है, मतलब उस शहर से 6 किलोमीटर के अंदर वो ज़मीन आती है, तब भी वो माना जाएगा कि वो शहर में ही है। और 8 किलोमीटर के अंडर आती है तब भी वो माना जाएगा शहर में है। और अगर 8 से ज्यादा हो गया तो रूरल है ना? हाँ, अब वो बाउंड्री से ठीक। अगर 8 या 6 या 2 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वो रिमोट में हो गया, दूर ठीक हो है। गया ठीक शहर है। के, ठीक रिमोट है में सर। होगा, जितना रिमोट में होगा उतना वो रूरल माना जाएगा, ठीक है। अब रूरल माना जाएगा इसका मतलब वो कैपिटल सिटी नहीं है, ठीक है। ठीक है। वो ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि ये मान लो म्यूनसिपल एरिया है, वो 6 किलोमीटर के अंदर, इधर 6 किलोमीटर, इधर 6 किलोमीटर, चारों तरफ 6 किलोमीटर के अंदर अगर वो ज़मीन आती है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा, और उसके बाहर आती है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगा, ठीक है। ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यही सेम कंडीशन यहाँ लिखी है, यही सेम कंडीशन यहाँ लिखी है, ठीक है, ये बाद में पढ़ लेना, वो सेम चीज़ है। पिछली क्लास के इसके नोट्स दे देना सर, है ना? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। किसी को डाउट है इसमें? नॉट एट ऑल। सिमरन जी कोई डाउट है? कोमल जी कोई डाउट है?
किसी को नहीं है डाउट, या तो किसी को समझ में नहीं आया, या लोग क्लास लगा के चले गए हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं है, थोड़ा पीछे शोर हो रहा है ना इसलिए म्यूट था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो कोई बात नहीं। चलिए, हमने अभी क्या देखा था कि हमने एग्जाम्प्ट एसेट देखी थी, कौन से में असेट नहीं मानी जाएगी, कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी। तो उसमें स्टॉक इन ट्रेड हो गया, पर्सनल इफेक्ट हो गया, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट के बाद हमारा आया था रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गया, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड के बाद कुछ स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो हो गए। उसके बाद स्पेशल बियरर बॉन्ड्स होते हैं, कुछ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होते हैं, कुछ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे हैं कैपिटल असेट्स में नहीं आएंगे। मेन आपका यही है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक गोल्ड है। बॉन्ड नहीं आता उसमें कैपिटल एसेट्स। नहीं जी, इसमें ये नहीं है। उसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे, ये भी शायद हमने देखा था लास्ट क्लास में। फिर से एक बार हम इसको डायग्राम के रूप में देखते हैं। एक्चुअली हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हम डिसाइड करेंगे, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि उसके पास पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है, उस असेट्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 12 मंथ है, या 36 मंथ है, या 24 मंथ है। ये 3 टाइप में डिवाइड होती है। सबसे फर्स्ट तो आता है सिक्योरिटीज़, या शेयर कैपिटल बोल सकते हो, शेयर्स बोल सकते हो, स्टॉक बोल सकते हो, ठीक है। तो सिक्योरिटीज लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है सिक्योरिटीज, ठीक है। अगर तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब बोलेंगे, अगर वो हमारे पास इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, अगर वो 12 महीने या उससे कम हमारे पास रही है, ठीक है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने या उससे कम है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और अगर उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ये हम लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स, कुछ शेयर्स होते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, या लैंड और बिल्डिंग, या दोनों, ठीक है। लैंड बिल्डिंग या बोथ, या अनलिस्टेड शेयर्स, उसके केस में 24 मंथ हमको देखना पड़ेगा। मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 24 मंथ। ये जो 24 मंथ या उससे पहले, मतलब उससे कम तक हमारे पास रहे, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से कम हो, 2 साल से कम हो। अगर 2 साल से अगर ज़्यादा है, क्या, लैंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। और इसको छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं, इसको छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं, उसका माना जाएगा 36 मंथ। मतलब कि 3 साल है उससे कम अगर हमारे पास है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सारा हमने अभी देखा है। अभी हमको देखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर 111A। जो 111A में कवर है एक, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 111A में कवर नहीं है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब 111A में क्या कवर्ड है, 111 में सीधा सीधा है कि शेयर कैपिटल है वो कवर है, जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे होता है। अगर हमने कोई भी शेयर परचेज किया है और वो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 111A में कवर हो गया, ठीक है, जिसपे सिक्योरिटी, क्योंकि एक्चुअल में शेयर हम सेल परचेज करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, तो जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा, देखा ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी शेयर कैपिटल है विच इज चार्जेबल टू STT, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा है कोई शेयर कैपिटल पे जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है।
उसका अगर हम सेल कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा वो। और साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइजिंग ऑन सेल ऑफ एनी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब कि कोई शेयर या म्यूचुअल फंड अगर हम सेल कर रहे हैं जिसपे एसटीटी पेड है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ है, तो इसमें कवर हो जाएगा 111A में। और ये 111A और विदाउट 111A क्यों है, क्योंकि इन दोनों की रेट अलग अलग है टैक्स की, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। अगर 111A में अगर कवर हो जाएगा सेक्शन में तो उसकी टैक्स की रेट अलग है, इसमें अगर कवर हो जाएगा तो उसकी टैक्स की रेट अलग है, इसलिए इसको 2 पार्ट में हमको पढ़ना है। इसमें एक और आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो सीधा सीधा ये है कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर इसमें कवर हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, मतलब इसके अलावा अगर जो भी है, जो भी बच गया वो सारा आ गया। अब कौन कौन सा बच गया कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बिना अगर हमने शेयर परचेज मतलब कि सेल किया है जो लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइजिंग ऑन सेल ऑफ शेयर अदर देन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के अलावा हमने कोई सेल किया है, ठीक है। और कोई डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हमने सेल किया है, या डिबेंचर या बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने सेल किया है। तो साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स अदर देन शेयर, मतलब शेयर के अलावा अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा कोई भी हमने अगर सेल किया है वो भी इसमें आ जाएगा। ये देखिए हम अभी देख रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये है या उसके अलावा है, अभी हमने देखा ना कि 111A में ये वाला सेक्शन में ये वाले कवर हो गए और अदर देन 111A में ये कवर हो गया। और ये अलग अलग हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी टैक्स की रेट अलग अलग है। अगर इसमें कवर हो गया 111A में अगर कवर हुआ तो उसकी टैक्स की रेट है 15%, फ्लैट 15% टैक्स लग जाएगा उस पर। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो इक्विटी शेयर के थ्रू हुआ है या म्यूचुअल फंड के थ्रू हुआ है, ठीक है, तो उस पर 15% टैक्स लगेगा सीधा सीधा। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन इसके अलावा है वो फिर स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? तो सर अब इसमें मैंने ये पूछना था कि जो हमारे 6th सेमेस्टर में जो टैक्स में आएंगे तो यही है सब थ्योरी यही आएगी आएगी, शॉर्ट सब टर्म यही और आएगी, लॉन्ग सब टर्म A to Z यही है पूरा ही? हाँ, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ओके ओके, थ्योरी भी यही आएगी क्या? थ्योरी भी यही आएगी। ओके ओके, आपको मतलब इसको पूरा पढ़ लेना है, इसके ऊपर कोई भी नहीं आएगा। और इसके अलावा मैं एडवांस में पढ़ा रहा हूँ कुछ, तो आप अगर इसको कवर कर लोगे तो मतलब कि आपका पूरा इनकम टैक्स कवर हो जाएगा। और इसमें तो जो 6 सेमेस्टर में तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत कम है, वो मैंने चेक किया था। तो बट उसमें एक्चुअल में जो इनकम सोर्स हैं वो तो सारे ही हैं। जैसे सैलरी वाला हो गया, सैलरी वाला मैं कवर कर चुका हूँ, हाउस प्रॉपर्टी वाला कवर कर चुका हूँ, वो कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस प्रोफेशन जो भी आएगा, अदर सोर्सेज जो आएगा अभी, तो सारा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? जो हमारे सब्जेक्ट में वो बताते रहिएगा क्योंकि हमारा रिवीजन होता रहेगा। देखो अभी तक जो मैंने इनकम टैक्स में बताया ना आपको वो सारा आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो वो जितने भी क्लासेज हुई है वो तो आपको पूरा देखना ही है। और इसके अलावा जो भी अगर मैं सिलेबस के अलावा अगर मैं बताऊंगा वो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि ये सिलेबस के अलावा है। बट अभी मैं पूरा आपको पहले वही कवर कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। थैंक यू। ओके, चलिए अब एक है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि 36 मंथ और 24 मंथ और 12 मंथ जो 3 कैटेगरी में हमने बांटा था, ठीक है। हमने 3 कैटेगरी में इसको बांटा था ना। अगर सिक्योरिटीज या शेयर्स या म्यूचुअल फंड है
उसको 12 मंथ की कैटेगरी में देखना है कि 12 मंथ से अगर ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर लैंड बिल्डिंग है या अनलिस्टेड शेयर्स है वो 24 मंथ की कैटेगरी में आ जाएगा। 24 मंथ से ज़्यादा है पीरियड ऑफ होल्डिंग तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। और यूनिट ऑफ डेट्स हो गया या अदर, इनको छोड़ के जितना भी अगर कैपिटल एसेट्स को अगर हम सेल कर रहे हैं वो 36 मंथ से ज़्यादा है पीरियड ऑफ होल्डिंग तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कैसे लगेगा? अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड है, मतलब कि शेयर कैपिटल है, सीधा सीधा म्यूचुअल फंड और शेयर कैपिटल है। ठीक है, अगर उसको सेल कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन हमको टैक्स कैसे लगेगा? 10% फ्लैट लग जाएगा, हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सीधा सीधा 10% का टैक्स लग जाएगा। या फिर 20% का टैक्स लगेगा अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, और इन दोनों में जो भी लोअर होगा वो टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल अदर देन शेयर्स में क्या है, सीधा सीधा 20% से टैक्स लग जाएगा। अब देखिए टैक्स की 4 रेट हो गए इसमें। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 111A में आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और शेयर्स है तो सीधा सीधा 15% लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और शेयर्स नहीं है तो स्लैब रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शेयर्स है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन लगेगा या 20% विद इंडेक्सेशन लगेगा, और विच एवर इज लोअर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स के अलावा है तो उस पर सीधा सीधा 20% विद इंडेक्सेशन टैक्स लगेगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर, इसका मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको क्लियर होगा। अब इसमें यही है, एनी कैपिटल असेट्स हेल्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर ए पीरियड ऑफ 36 मंथ। ठीक है, 36 मंथ तक वो हेल्ड करता है। वो अगर शेयर्स है वो 12 मंथ तक हेल्ड करता है। ये 12 मंथ तक हेल्ड है, जो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। ठीक है, वो इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स और पीरियड ऑफ होल्डिंग इज टू बी कंसिडर 24 मंथ। ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड बिल्डिंग है वो भी 24 मंथ था, जो मैंने बताया था अभी। ये कंप्यूटेशनल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, फिर रिवाइज कर देता हूँ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी आपका कंसिडरेशन है वो आपको पुट करना है। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, ट्रांसफर से रिलेटेड जैसे कोई ब्रोकरेज या कमीशन आपने पे किया है उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेट सेल कंसिडरेशन वैल्यू आ जाएगी। उसमें से फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि परचेज वैल्यू है और इंडेक्सेशन के बाद अगर अवेलेबल है तो, मतलब अप्लीकेबल है तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब कि अगर कोई हमने सेकंड फ्लोर भी अगर बनाया है तो इम्प्रूवमेंट की अगर कोई वैल्यू है वो इंडेक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद अगर हमको कोई एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54, 54EC, 54F या 54B, जो भी अप्लीकेबल होगा वो इसमें से कम हो जाएगा। और लास्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी टैक्सेबल होगा उस पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इंडेक्सेशन वाला मैं पहले ही बता सका हूँ आपको। अब इंडेक्सेशन की एक लिस्ट होती है, जैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII अंडर सेक्शन 48, वो इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है, तो फाइनेंस एक्ट में अपडेट हो जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखिए, आप देख सकते हो इसको बेस ईयर 2001 और 2 का मान लिया गया है जो 100 था। तो मतलब सीधा सा है कि जो मान लो कोई भी अगर थिंग है अगर 100 रुपीज़ की आती है, कोई वस्तु अगर 100 रुपीज़ की आती है 2001 और 2 में, अब देखिए वो 12 और 13 में डबल वैल्यू की होगी, वो डबल 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसको लेने के लिए। ठीक है, और 2020 और 21 में वो 3 गुनी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब टैक्स रेट का मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए टैक्स रेट का भी जो मैंने बताया था आपको। सेल ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में अगर शेयर को सेल किया है तो देखिए यहाँ पर 10% बताया था मैंने विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, तो विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट 10% लगेगा।
वो प्लस शेष, जो भी उसका शेष होगा वो लग जाएगा, वो तो सबसे लास्ट में लगना है, कॉमन है। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमको एक एग्जाम्पशन है, एक लिमिट है, 1 लाख की लिमिट है। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मिली थी हमको। उसमें क्या है कि पहले शेयर्स से जो भी हमको कैपिटल गेन होता था फाइनेंशियल ईयर 18-19 से पहले, तो वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट होता था। मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ म्यूचुअल फंड और शेयर वाज एग्जाम्प्ट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 से पहले वो सारा एग्जाम्प्ट था, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। बट 18-19 से क्या हुआ कि अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर हमको गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, मतलब कि 1 लाख तक अगर हमको कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, वो तो एग्जाम्प्ट है। बट उसके ज़्यादा अगर हमको कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड, तो उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी उस पर टैक्स लगेगा हमको। ठीक है, फ्लैट 10% की रेट से। ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल 18-19 से पहले अगर हमने कोई भी सेल किया है, ठीक है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं था, वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही टैक्सेबल होता था। बट फाइनेंशियल 18-19 के बाद क्या हुआ, एक लिमिट हमको दे दी कि 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है जो कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म। बट अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर आपने कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसके ऊपर जितना भी अगर मान लो 1,25,000 हमको कैपिटल गेन हुआ है, तो उसमें से 1 लाख कम करके 25,000 पे टैक्स लग जाएगा। वो कितना टैक्स लगेगा? 10%। और इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी अलाउड ऑन सच ट्रांजेक्शन। हाउएवर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18-19 कैपिटल गेन अप टू 1 लाख इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्स लग जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स अदर देन सेल ऑफ एसटीटी, ठीक है, अगर शेयर के अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उस पर सीधा सीधा 20% रेट है, जो हमने पहले यहाँ देखा था कि मतलब लिस्टेड सिक्योरिटी जीरो कूपन बॉन्ड के अलावा अगर कोई भी सेल है, तो उस पर सीधा सीधा 20% रेट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अभी हम एक एग्जाम्पशन और देख लेते हैं लास्ट की। एक हमको एग्जाम्पशन है सेक्शन 54 में मिलती है एग्जाम्पशन, जो किस किस को मिलती है? ये हमको मिलती है ऑल इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। जो भी एचयूएफ या इंडिविजुअल है उसको ये एग्जाम्पशन मिलती है। और ये एग्जाम्पशन क्या है कि री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक हमारे पास री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर हम कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, ठीक है, और वो हम फिर से उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल हाउस में, तो हमारा वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले तो यही है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा एग्जाम्पशन। उसके बाद देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस। अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल हाउस है उस पर नहीं लगेगा, मतलब उस पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस पे ही ये एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग कम से कम 3 साल की होनी चाहिए हमारे पास। और कैपिटल गेन मतलब कि क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन, कैपिटल गेन पे कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, क्वांटम क्या है? तो एक कॉस्ट ऑफ ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस, अगर रेजिडेंशियल हाउस की कॉस्ट मतलब नई कॉस्ट, मतलब कि अगर मान लो हमको कैपिटल गेन अगर 1 करोड़ का हुआ है, ठीक है, कैपिटल गेन अगर हमको 1 करोड़ का हुआ है और हमने 1,25,00,000 का हाउस ले लिया है, तो हमको कितना मिलेगा? 1 करोड़ का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो एक कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब मोर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इंटायर कैपिटल गेन इट एग्जाम्प्ट, मतलब इसे सीधा एक कैपिटल गेन जितना भी है पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर हमने उससे ज़्यादा अगर कोई भी हाउस ले लिया है। और अगर उसके इक्वल हाउस लिया तो इक्वल मिल जाएगा। और अगर हमने कम वैल्यू का हाउस लिया है तो हमको जितना हाउस हमने लिया है उतना ही एग्जाम्पशन मिलेगा और बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें भी कुछ कंडीशंस और हैं। अब उसमें ये है कि वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा अगर हमको कैपिटल गेन हुआ है या 2 करोड़ से कम कैपिटल गेन हुआ है,
तो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा मतलब एक्सीड कर रहा है कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस एक्सीड 2 करोड़, तो उसमें क्या है ऑप्शन, परचेज वन रेजिडेंशियल हाउस। अगर वो रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेता है, वो कब परचेज करता है, अगर उस जिस दिन वो सेल कर रहा है, अगर जिस दिन वो सेल कर रहा है हाउस को, उसके 1 साल पहले भी अगर वो परचेज कर लेता है, और या फिर अगले 2 साल तक वो परचेज कर लेता है, तो ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर वो न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेता है, कब परचेज करता है, या तो सेल के 2 साल के बाद तक परचेज कर लेता है, या फिर जिस दिन सेल हुआ उससे 1 साल पहले भी अगर उसने परचेज किया तभी वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है। और अगर वो परचेज नहीं करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, तब क्या होगा, तो उसको जिस दिन उसने सेल किया है उसके अगले 3 साल तक उसको कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। अगर वो 3 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है, या फिर अगले 2 साल तक वो नहीं कर पाता, हाउस नहीं ले पाता है, तो वो जितना भी कैपिटल गेन हुआ है वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और अगर 2 करोड़ से कम है वैल्यू, अगर कैपिटल गेन की वैल्यू 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है, तब क्या होगा, तब उसको एक ऑप्शन और मिल जाएगा कि वो, अगर मान लो उसको 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, तो उस वैल्यू को वो 2 हाउस में भी बांट सकता है, 2 हाउस भी वो परचेज कर सकता है मिलकर। ठीक है, ये ऑप्शन ओनली 2 करोड़ से कम वाली वैल्यू पे ही है, 2 करोड़ के ऊपर वाली वैल्यू पे नहीं है। तो इस वाले में क्या है, परचेज 2 रेजिडेंशियल हाउस, अगर 2 रेजिडेंशियल हाउस अगर वो परचेज करता है, और कंडीशन वही रहेगी 1 साल के पिछले, मतलब जिस दिन वो सेल किया उसके 1 साल पहले भी अगर उसने परचेज किया है, या फिर अगले 2 साल तक अगर उसने परचेज किया है, या अगर कंस्ट्रक्शन करे तो अगले 3 साल तक उसने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। बट उसको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए उसने फरवरी में सेल कर दिया, ठीक है, फरवरी में उसने हाउस सेल कर दिया, ठीक है, तो फरवरी में अगर सेल किया, फरवरी 2022 में सेल किया है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सेल किया उसने, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न वो कब भरेगा, मान लीजिए वो जुलाई में भरेगा, जुलाई 22 में भरेगा वो रिटर्न, तो जुलाई 22 में जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें वो एग्जाम्पशन ले लेगा, एक तरफ वो कैपिटल गेन दिखा के नीचे वो एग्जाम्पशन ले लेगा, और उसको रिटर्न में शो करना पड़ेगा। बट उसके लिए उसको उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है एक, जो उसको मतलब कि एक बैंक में ओपन करवाना पड़ेगा अकाउंट, वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उस पैसे को उसको रखना पड़ेगा। अगर वो परचेज कर लेता है न्यू, मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले अगर वो न्यू हाउस परचेज कर लेता है, कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो एग्जाम्पशन मिल ही गई। बट तब तक अगर वो नहीं बना पाता है हाउस, तो उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल के उस अकाउंट में मतलब कि वो डिपॉजिट करा देगा पैसा, तब भी वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। ठीक है। अगर मान लो उसने हाउस परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्शन कर लिया, और अगले वो 3 साल के पहले ही उसने फिर से बेच दिया, तो जो भी उसने एग्जाम्पशन ली थी वो रिवर्स करनी पड़ेगी, मतलब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो न्यू हाउस भी अगर लेता है तो कम से कम उसको 3 साल तक वो रखे उसको। अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में क्या करना पड़ेगा उसको, अगर वो इनकम टैक्स की, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि अगर मान लो फरवरी 22 में अगर वो करता है, सेल करता है, तो उसको इनकम टैक्स की रिटर्न कब भरेगा, वो जुलाई में भरेगा मान लीजिए, तो जुलाई से पहले उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा लगाना पड़ेगा, और 2 साल के अंदर, 2 साल कब से स्टार्ट होगा, डेट ऑफ सेल, मतलब डेट ऑफ सेल के 2 ईयर के अंदर वो न्यू हाउस परचेज कर सकता है, और 3 ईयर के अंदर वो रेजिडेंशियल हाउस बना सकता है। और उसके बाद भी अगर वो नहीं कर पाता है, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो भी पैसा पड़ा है वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बताइए कोई डाउट? नॉट एट ऑल। चलो एक दो स्लाइड और देख लेते हैं।
अब एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम सेल कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड को सेल कर रहे हैं, तो छोटा सा बस एग्जांपल सा ले लेते हैं। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम सेल कर रहे हैं, तो ये कैपिटल असेट्स ही नहीं है, नॉट कैपिटल असेट्स। तो एट द टाइम ऑफ सेल नो कैपिटल गेन और लॉस, कोई भी कैपिटल गेन या लॉस नहीं होगा इसमें। अगर एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, जो हमने पहले कंडीशन बताई थी, तो ये कैपिटल असेट्स है। तो कैपिटल असेट्स अगर है तो एट द टाइम ऑफ सेल, अगर सेल वैल्यू ज़्यादा है परचेज कॉस्ट से, या फिर सेल वैल्यू कम है परचेज कॉस्ट से, तो अगर सेल वैल्यू कम है तो लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हो गया। तो कैपिटल लॉस को क्या करेगा, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, 8 असेसमेंट ईयर्स, 8 साल तक वो इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। जो कैरी फॉरवर्ड वाले रूल्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग उसकी 2 साल से ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उस पर सीधा सीधा वो 20% टैक्स दे देगा, ठीक है। वो पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 2 ईयर तक है, तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वो स्लैब रेट से टैक्स दे देगा। अगर ये शेयर होता तो सीधा सीधा 15% लग जाता, ठीक है। बट ये 111A में नहीं आता है, उसमें तो बस शेयर्स आते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अदर में आता है, तो इसमें क्या आएगा, वो स्लैब रेट पे टैक्स दे देगा, ठीक है। अब ये 2 करोड़, ये जो 2 करोड़ वाली लिमिट है जो हमने एग्जाम्पल में बताई थी, इसकी एक स्लाइड और देख लेते हैं। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ है, अगर वो 54 की एग्जाम्पन लेना चाहता है, तो एग्जाम्पन ओनली उसको 1 रेजिडेंशियल हाउस की मिलेगी। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का अगर उसका कैपिटल गेन है, तो उसको एग्जाम्पन कैन बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। मतलब इंडिया में उसको जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर परचेज करनी है, तो 1 हाउस प्रॉपर्टी तक का ही वो क्लेम कर सकता है। और अगर वो अप टू 2 करोड़ का कैपिटल गेन है, तो वो 2 रेजिडेंशियल हाउस की प्रॉपर्टी की एग्जाम्पन ले सकता है। और ये एग्जाम्पन वो कैसे कर सकता है, कैन बी अवेल्ड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम, मतलब 2 हाउस की वो लाइफ टाइम में ही ले सकता है, पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही ले सकता हो एग्जाम्पन। अब बताइए कोई डाउट हो तो। नहीं सर, सब मिक्स हो गया ना, थोड़ा स्टडी करेंगे आ जाएगा समझ में सर। एक्चुअल में इसका मैं जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ मतलब रूल्स वही है जो फर्स्ट क्लास में था ना, रूल्स सारे वही है, बस थोड़ा सा मैंने डिटेल में पढ़ाया है इस बार, ठीक है। मैंने कंटेंट वही रखे हैं जो फर्स्ट क्लास में था ना, सेकंड क्लास में भी बस कंटेंट वही रखे हैं, बस थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया है इसको, एक्सपेंड किया है इसको, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। यस सर, बिल्कुल। चलिए ओके, कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए फिर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर। बाय।